हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार 3 में जो मूल अधिकारों के सीमांकन और उन पर प्रतिबंध है उनके बारे में। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 33 को, 33 को, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो हमारे सैन्य बल हैं, केंद्र बल हैं, उनके जो कार्यरत पदाधिकारी हैं, उन उन पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा किस लिए किया जाता है? ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे, ताकि जो एक अनुशासन है सैन्य बलों में वो बना रहे। तो इसी के साथ इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सैन्य बल है, सैन्य बल तथा केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल में कार्यरत पदाधिकारी कारी पर तार्किक, यानी इनके मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो समाज है, देश में, उसमें लोक व्यवस्था बनाई जा सके, तथा जो सैन्य बल और केंद्रीय बल हैं, जैसे अर्धसैनिक बल हैं, उनके अंतर्गत अनुशासन की भावना को उत्पन्न किया जा सके। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो सैन्य बल है उसके जो कार्यरत पदाधिकारी हैं, उनके मूल अधिकारों पर हम तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी कि सेना का कोई जो व्यक्ति है वो अपने मूल अधिकारों को पूर्णतः हासिल नहीं करता है, उसके मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, ताकि देश का भला हो सके, हित हो सके। इसी के साथ जो अनुच्छेद 34 है, उसके अंतर्गत बताया गया है सैन्य कानून को, यानी मार्शल लॉ, सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ, मार्शल लॉ। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो सैन्य बलों के जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों को विशेष छूट प्रदान की जाती है, विशेष छूट प्रदान की जाती है, तथा जो इनके कार्य, पदाधिकारियों का कार्य व दंड है, दंड देने की प्रक्रिया है, उनको दंड को वैधानिक बनाया जा सकता है राज्य के द्वारा, वैधानिक बनाया जा सकता है। देखिए, ऐसा किस लिए है? क्योंकि जो सैन्य कानून है वो, और जो हमारी सेना है, उसको हमारे जो ऐसे बॉर्डर के एरियाज हैं जहाँ पे विवाद का काफी संकट पैदा रहता है, विवाद होने के आसार संभावनाएं रहती हैं, तो उनको वहां पे अपनी ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं। वहां पे ड्यूटीज निभाने के लिए हमें सैनिकों को अलग से कुछ विशेष छूटें प्रदान की जाती हैं, ताकि वो अपना कार्य है वो अच्छे से करते रहें, जो भारत की एकता है, अखंडता है, उसको बचाए रखें। उसको कोई अन्य राष्ट्र है, कोई विदेशी राष्ट्र है, हमारी भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश न करे। इसलिए हमें जो पदाधिकारी हैं उनको विशेष छूट दी जाती है, तथा उनके जो कार्य हैं, यानी कि कोई भी सैन्य या कोई भी सैनिक अगर कोई सैन्य कानून जिस क्षेत्र में लागू है वहां कोई कार्य करता है, या फिर कोई किसी को दंड देता है, तो उस दंड और उसके जो कार्य हैं उसको कानून के समक्ष भी राज्य वैधानिक बना सकता है, यानी सही करार दे सकता है। यानी कि अगर सामान्य व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसको दंड मिलता है, उसको वैधानिक तौर पर अवैधानिक बताया जाता है, उसको दंड का प्रावधान किया जाता है। लेकिन वहीं अगर एक सैनिक है तो उसको कुछ विशेष छूटें प्रदान की जाएंगी, और उसी के साथ उसके जो कार्य है और उसका दंड देने के जो प्रक्रिया है उसमें उसमें भी राज्य उसको छूट प्रदान कर सकता है। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा केवल भारत के हित में किया जाता है, देश के हित में किया जाता है, ताकि कोई विदेशी राष्ट्र भारत को तोड़ने की कोशिश न कर सके। ऐसा इसलिए किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक कानून है जो है आफ्स्पा, सैन्य कानून। देखिए, आफ्स्पा, ए एफ एस पी ए, आफ्स्पा, इसका मतलब है आर्म्ड फोर्सेस
स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट। तो आपसपा किन राज्यों में लागू है? देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, उसी के साथ मणिपुर था, असम व अरुणाचल प्रदेश। देखिए, याद कैसे रख सकते हैं? जैसे कैसे भी किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि जैसे जन्म, जन्म से याद रख सकते हैं आप, जन्म, और दो ए टू, ए टू, ए टू यानी ए टू याद रख सकते हैं आप, जन्म ए टू। यानी कि इसका मतलब है जन्म दो बार नहीं होता, जीवन, जन्म केवल जीवन में एक ही बार होता है, इसलिए आप याद रखते हैं कि जन्म दो दो बार नहीं होता है। तो इसलिए याद रखिए, जैसे जम्मू कश्मीर, न से नागालैंड, म से मणिपुर, और दो ए से असम और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्र में आफ्सपा लागू है, जैसे हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं। अच्छा, इसको लागू कौन करता है? लागू लागू कर सकता है संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। राज्य सरकार में सीएम करता है, जबकि केंद्र सरकार में पीएम, गृह मंत्री तथा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये कर सकते हैं, इसे लागू कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, इन्हें लागू करने का अधिकार है। उसी के साथ देखिए आर्टिकल 35, और इसी के साथ हमारे मूल अधिकारों के जो भाग है, भाग 3, वो समाप्त हो जाएगा। और अब हम अपने आगे के जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको आगे पढ़ेंगे और इसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ हमारा मूल अधिकारों का जो भाग वो समाप्त हो जाएगा। जो आर्टिकल 35 है, अनुच्छेद 35, उसमें बताया गया है कि केवल संसद के पास, केवल संसद के पास एक विशेष शक्ति है जो उसे मूल अधिकारों को स्पष्ट व क्रियान्वयन करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल 35 हुआ, और इसी के साथ हमारा मूल अधिकारों का भाग समाप्त हो गया। तो यानी कि आर्टिकल 35 मूलतः हमें बताता है कि जो हमारा मूल अधिकारों का भाग है उसमें कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जिनको केवल बता दिया गया है, उनको परिभाषित नहीं किया गया है, उनके लिए कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए आर्टिकल 17, जिसमें कहा गया है कि अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है, निषेध है, इसकी मनाही है, एक दंडनीय अपराध है। लेकिन अल्प जो अस्पष्टता है, अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसको परिभाषित नहीं किया गया उस शब्द को। तो उसके लिए केवल कह देने से क्या जो छुआछूत है, अस्पष्टता है, वो खत्म हो जाएगी? उसके लिए सरकार को अलग से क्या बनाना पड़ेगा? अलग से कानून बनाना पड़ेगा। और उसके जो दंड के प्रक्रिया है, उसका जो दंड का निर्धारण का तरीका है, वो दंड निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। सरकार के पास ये शक्ति है। यह केवल यह शक्ति केवल संसद के पास है, यह शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास नहीं है। तो इसीलिए यह जो संसद उसकी विशेष शक्ति है, जिसके अंतर्गत वह दंड व कानून बना सकती है किसी भी मूल अधिकारों को क्रियान्वयन करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। तो ये था हमारा। अब देखिए, अब बात आती है क्या मूल अधिकारों का संशोधन मूल अधिकारों का संशोधन क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखिए, भारतीय संविधान में हम आगे भी पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे कि जो अनुच्छेद 368 है वो
भारतीय संविधान में हमें बताता है कि भारतीय संविधान में राज्य विधि की उचित प्रक्रिया राज्य राज्य अपनी संवैधानिक संशोधन शक्ति के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है। देखिए, इसी के साथ जो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 13 का सब क्लोज 2, उसमें क्या कहा गया था आपको, मैं आशा करता हूं कि याद होगा। देखिए, जो आर्टिकल 13(2) था उसमें कहा गया था कि जो राज्य है, राज्य के द्वारा जो मूल अधिकारों को किसी भी विधि के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, यही विवाद का कारण है। इन दोनों जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं, इनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी विरोधाभास है। तो देखिए, एक आर्टिकल में कहता है कि जो राज्य के पास जो संशोधन की शक्ति है, जो संविधान द्वारा दी गई है, एक संवैधानिक शक्ति है, उसके तहत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है। उसी के साथ अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्य के द्वारा विधि की मूल अधिकारों को किसी भी विधि के तहत या किसी भी विधि के द्वारा संशोधन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखिए, इन दोनों में विवाद है। इसी कारण ये विवाद उठता है कि क्या संसद के पास संविधान को संशोधन करने की शक्ति है, पूर्ण संविधान को संशोधन करने की शक्ति है या नहीं है, या किसी भी विधि के द्वारा संशोधन भारत के संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो विधि शक्ति है, जो संशोधन शक्ति है संसद की, उनमें क्या अंतर है। तो देखिए, एक तरफ है वैधानिक शक्ति, दूसरी तरफ है संशोधन शक्ति। तो देखिए, जो वैधानिक शक्ति है, वैधानिक शक्ति अनुच्छेद हमने अभी पढ़ा कि वैधानिक शक्ति अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है, 13(2) के अंतर्गत है, जबकि ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। वैधानिक शक्ति और संशोधन शक्ति, इसके अंतर्गत अधिनियम है, अधिनियम में परिवर्तन, अधिनियम, और इसके अंतर्गत सामान्य बहुमत की आवश्यकता है। देखिए, सामान्य बहुमत और जो विशेष बहुमत है उसको हम आगे भी समझेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं सामान्य बहुमत का मतलब है कि जो संसद में कुल उपस्थित सदस्यों का बहुमत, और जबकि इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है। यह संशोधन शक्ति करने के लिए हमें क्या है, विशेष
विशेष बहुमत की आवश्यकता है। तो देखिए विशेष बहुमत अभी समझने के लिए हम आगे ही पढ़ेंगे। विशेष बहुमत से हमारा तात्पर्य है कि कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का, जो कि 272 है। इतने सदस्य अगर आपके पास हैं तो आप संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है कुल उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। इन दोनों से तात्पर्य हमारा विशेष बहुमत से है। तो ये वैधानिक शक्ति और जो संवैधानिक शक्ति है उसके अंतर्गत विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति है, इनके अंतर्गत अंतर है। तो इसी के साथ देखिए जो हमारा पहला संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का 1951 में, उसके अंतर्गत जमींदार उन्मूलन कार्यक्रम लाए गए थे और उसी के साथ काफी संशोधन किए गए थे, काफी परिवर्तन किए गए थे। तो उसमें एक आता है संकरीवाद, संकरी प्रसादवाद, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति जो संविधायी शक्ति है, उससे पृथक है। पृथक यानी अलग है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है। उसके बाद आता है गोपालनवाद, गोपालनवाद जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो विधायी शक्ति है वो वही संविधायी शक्ति है, यानी कि राज्य किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी संविधायी शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है। तो देखिए इस चीज को समझिए, अगर मूल अधिकार, अगर ये देखिए हमारा जो आपने देखा होगा, हमारा जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू मिलता है, काफी ज्यादा प्रावधान उससे लिए गए हैं। अगर मूल अधिकारों के भाग को हटा दें तो अधिकतर जो हमारा संविधान है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के प्रारूप से, स्वरूप से लिया गया है। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 का है वो ब्रिटिश काल का है, जब भारत स्वतंत्र नहीं था उस समय का है। तो अगर सरकार को या राज्य को ये शक्ति दे दी जाएगी कि वो किसी भी प्रकार से भारत के संविधान को या मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है, तो अंग्रेजी शासन में और जो हमारा जनता का शासन है, लोकतंत्र, उसमें अंतर क्या रह जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय का इसमें मानना था कि जो विधायी शक्ति है संविधायी शक्ति अलग है, लेकिन गोपालनवाद में क्योंकि राज्य की कुछ नियत या मंशा ऐसी थी कि उच्चतम न्यायालय को ऐसा निर्णय देना पड़ा कि विधायी जो शक्ति है और वो जो संविधायी शक्ति है वो एक ही है, और अतः है किसी भी आधार पर मूल अधिकारों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया सकता है पूर्णतः। तो ऐसा देखिए जो उच्चतम न्यायालय पर आक्षेप लगते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने सिद्धांत बनाता है, संविधान में उनका जिक्र ही नहीं है। लेकिन देखिए राजनीति शास्त्र में हर विषय एक दर्शन होता है और दर्शन को समझना आवश्यक है। तो जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल संविधान के शब्दों को न पकड़कर उसकी भावनाएं और जो उसका दर्शन है उसके आधार पर ही अपने सिद्धांत बना रहा है। वो अपने खुद से कुछ संविधान नहीं बना रहा है, कुछ अपने प्रावधान नहीं बना रहा है। जो संविधान है उसी के दर्शन से वो ये बातें निकाल रहा है, उन शब्दों को गहराई से पकड़ पकड़ के उनके मायने रख रहा है। और संविधान में ये साफ स्पष्ट है कि जो न्याय का जो क्षेत्र है वो न्यायालय का है, यानी न्यायालय अपना कर्तव्य निभाए, अपने क्षेत्र में काम करे। तो ये न्यायालय का कार्य है कि वो समाज में न्याय सुनिश्चित करे सभी के लिए। ये उसका दायित्व भी है जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो बखूबी निभा रहा है। जो न्यायालय जो एक अंग है उसको अपने बखूबी उस कार्य को निभा रहा है। तो इसी के साथ देखिए फिर एक उसके बाद केशवानंद भारतीवाद आता है, जो कि एक लैंडमार्क केस रहा। और जो उच्चतम न्यायालय ने जो पिछले केस में गोपालनवाद में जो गलती की थी और जो विधायी शक्ति और संविधायी शक्ति को एक बता दिया था और जो संसद की शक्ति थी उसको छीन लिया था,
उस गलती को ठीक किया और ये एक लैंडमार्क केस रहा, केशवानंद भारती। 11 न्यायाधीशों की बेंच थी जिन्होंने बहुमत से इसको पास किया और फैसला सुनाया, केशवानंद भारती, केशवानंद भारतीवाद, भारतीवाद। इसको फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, स्मॉल फंडामेंटल राइट्स भी आता है, यानी छोटा संक्षिप्त मूल अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत न्यायालय ने आधारभूत संरचना का, आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया, सिद्धांत दिया। अच्छा, ये सिद्धांत क्या है? जिसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर कहते हैं। कि देखिए, जिस प्रकार जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो ढांचा है यानी स्केलेटन सिस्टम है, वो हमारे शरीर का ढांचा है। उसके बाद जो अंग हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो स्किन है, जो हेयर हैं, वो अन्य अन्य चीज है। जरूरी वो भी है लेकिन वो अन्य है। लेकिन जो जिस ढांचे पर हम खड़े हैं, अंदरूनी जो ढांचा है, वो ढांचा हमारा स्केलेटन है। उसी प्रकार न्यायालय ने सिद्धांत दिया है कि जो हमारा संविधान है उसका एक मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा। तो आप कुछ भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ढांचे को समाप्त कर देंगे तो जो मानव शरीर हो तो लड़खड़ा जाएगा, यानी कि जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय तंत्र है, लोकतंत्र है, वो डगमगा जाएगा। तो आधारभूत संरचना का सिद्धांत के अंतर्गत सिंपल न्यायालय का यही कहना था, जो विधायी शक्ति है, जो सुनन शक्ति है, वो अलग है, वो पृथक है, वो एक नहीं है। और इसी के साथ राज्य अपनी संवैधानिक शक्ति यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकता है, परंतु राज्य आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर हमारे ढांचे को यानी हमारे स्केलेटन को ही तोड़ दिया जाएगा तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा, कैसे वर्क करेगा, तो हमारा शरीर लड़खड़ा जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा भारत रूपी स्केलेटन है, अगर उसके संविधान में उसके जो ढांचा है उसको ही अगर तोड़ दिया जाएगा तो जो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय लोकतंत्र है, वो समाप्त हो जाएगा। उसका क्या महत्व रह जाएगा। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए और इसी के साथ हमारा मूल अधिकारों का जो भाग है 3 वो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ पढ़ते रहिए निरंतर। धन्यवाद।